Hello students, this is Nisha and in today's lecture we are going to discuss a very interesting experiment that is known as transforming principle, okay, which is commonly called as Griffith experiment, okay. So in the last lecture we have discussed about the introduction part of molecular basis of inheritance. Now it's time to study the search for genetic material एंड इन द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का जो कि ग्रिफिथ ने किया था, ठीक है। सो ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके बाद जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए इन द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल कि आखिर जेनेटिक मटेरियल क्या है, उसका बेस कहीं ना कहीं यही एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। सो दिस एक्सपेरिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर फॉर द नीड पर्पस ऑल्सो। बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं ऑलरेडी और आगे भी आते रहेंगे। So first of all, please write on the heading Griffith experiment. Griffith experiment. Please pardon me for my writing. Experiment, also known as transforming principle. See, नाम जो है आप वाइस वर्सा यूज कर सकते हो, या तो आप ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोलो या फिर आप ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट बोलो, है एक ही चीज, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आपको किसी भी नाम से पूछ सकता है। सॉरी, ओके। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग मीन्स क्या होता है? ट्रांसफॉर्मिंग मीन्स होता है ट्रांसफॉर्म कर देना, किसी को बदल देना, किसी का रंग रूप बदल बदल देना, बदल जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म कर देना। तो किसका बदलता है वो हमें इस एक्सपेरिमेंट में पता चलेगा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी पोर्शन फर्स्ट। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट द अर्ली 20th सेंचुरी, 1900 का कुछ बात है। हमने साइंटिस्ट बहुत सारे साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट देखा, फॉर एग्जांपल मेंडल, वॉल्टर सेटन, थॉमस हंट मॉर्गन, है ना। और इनके एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन था वो ये था कि सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम प्रेजेंट है और क्रोमोसोम पर जीन लोकेटेड है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये जीन है क्या, किस चीज का बना हुआ है, मॉलिक्यूल क्या है इस जीन का, क्या ये डीएनए है, क्या ये आरएनए है, क्या ये प्रोटीन है, आखिर क्या है, ये नहीं पता था, ठीक है। तो यही पता करने के लिए सबसे फर्स्ट जो आए वो ग्रिफिथ साहब आए इस चैप्टर में। जो चैप्टर है ना एक्चुअली मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये लास्ट चैप्टर से रिलेटेड है। लास्ट चैप्टर में हमने जीन देखा था कि जीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो रहा है, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर बेसिस हमें नहीं पता था। इस चैप्टर में हम वही डिस्कस करेंगे कि आखिर जेनेटिक मटेरियल का मॉलिक्यूलर लेवल पे, मतलब हम मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो स्टार्ट उसका बिल्कुल यहीं से होता है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट से। इसके बाद और भी एक्सपेरिमेंट आएगा जो इस एक्सपेरिमेंट में जिसका बेस्ड होगा, ठीक है। तो प्लीज फोकस कीजिएगा बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। सो इट वाज अबाउट 1928 का टाइम था। एक साइंटिस्ट आया फ्रेडरिक ग्रिफिथ। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट एक्चुअली, विथ बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। एक बैक्टीरिया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, उस बैक्टीरिया को यूज किया उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, कौन से ईयर में एक्सपेरिमेंट किया, 1928 में, एंड द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज फ्रेडरिक ग्रिफिथ। फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट किया किसके साथ, बैक्टीरिया के साथ। कौन सा बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। क्लास 11th में आपने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा, उसमें आपको आपको थोड़ा बहुत अगर ध्यान होगा तो यू नो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। सी, ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बहुत छोटा सा टर्म है, जरूरी नहीं है कि इस लेक्चर में लाऊं मैं, लेकिन अगर आप रिकॉल करते रहोगे, चीज़ों की रिवाइज करते रहोगे तो आपके ध्यान में रहेगा।
नीट में क्वेश्चन सभी आते हैं ना, एक क्वेश्चन है उसके नीचे 4-5 लाइन दिया रहता है और आपसे पूछता है कि इनमें से कितने लाइन सही है। तो कहीं अगर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के नीचे कहीं पे लिख दिया कि एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या फिर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया यूज हुआ था, तो आपको ध्यान ही नहीं रहेगा कि अच्छा ग्राम पॉजिटिव था या ग्राम नेगेटिव था। तो उससे बेटर है कि हम चीज़ों को रिकॉल करते रहे, रिवाइज करते रहे, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग निमोनिया इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब व्हाट इज द स्पेशल थिंग अबाउट दिस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, क्या स्पेशल है? वो ये है कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो है, इट इज ऑफ टू टाइप्स कह सकते हो। इट इज डिवाइडेड इनटू टू स्ट्रेन, और स्ट्रेन बोलो या टाइप्स बोलो, इट इज समवॉट सिमिलर। दो स्ट्रेन में होता है, फर्स्ट इज आर स्ट्रेन एंड द सेकेंड इज एस स्ट्रेन। R strain stands for rough. R stands for rough and S stands for smooth. Smooth and shiny. It means that अगर हम कल्चर डिस्क में अगर बैक्टीरिया को कल्चर कर रहे हैं, तो वो अगर बैक्टीरिया एक कवरिंग बना रहा है अपने चारों तरफ और खूबसूरत दिख रहा है, शाइनी दिख रहा है, स्मूथ दिख रहा है, तो हम बोलेंगे दैट बैक्टीरिया इज असिस्टेंट बैक्टीरिया। और अगर वो कवरिंग नहीं है, तो वो बैक्टीरिया रफ है, वो स्मूथ नहीं होगा, वो शाइनी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो कॉलोनी अगर रफ है, रफ कॉलोनी प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये आर स्ट्रेन है। और अगर स्मूथ एंड शाइनी कॉलोनीज है तो एस स्ट्रेन है, ओके। सॉरी, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा सर्दी है, तो आवाज भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, सो रफ कॉलोनीज, स्मूथ एंड शाइनी कॉलोनीज समझ में आ गया, ठीक है। नाउ अभी मैंने कवरिंग की जो बात की थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। आप यहाँ देखो पहले ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए बैक्टीरिया, दिस इज ऑल्सो ए बैक्टीरिया। अब अगर हम इस बैक्टीरिया को कवर कर देंगे, सी यहाँ आप देखो, अगर हमने इस बैक्टीरिया को क्या किया, कवर कर दिया, तो अब ये बैक्टीरिया स्मूथ हो जाएगा। हमने इस बैक्टीरिया को क्या किया, कोटिंग कर दी, उसके चारों तरफ एक कवरिंग चढ़ा दिया। ये जो कवरिंग है, ये म्यूकस कोटिंग है, म्यूकस कोटिंग, जो कि पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। अगर बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया पे कवरिंग है पॉलीसेकेराइड की, तो वो बैक्टीरिया स्मूथ दिखेगा कॉलोनी, उस बैक्टीरिया की जो कॉलोनी है वो स्मूथ एंड शाइनी होगी, ठीक है। इस बैक्टीरिया को हम बोलेंगे एस स्टेन बैक्टीरिया। और अगर वो कोटिंग नहीं है, अगर वो कवरिंग नहीं है पॉलीसेकेराइड की, तो वो बैक्टीरिया रफ दिखेगा और हम उस बैक्टीरिया को बोलेंगे आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, ठीक है। एनी डाउट? नो। तो रफ कॉलोनीज एंड नो कोटिंग, कोटिंग बोलो, कवरिंग बोलो, और अगर बैक्टीरियल टर्मिनोलॉजी में बात करें तो कैप्सूल्स भी कह सकते हैं आप, ठीक है। नो कोटिंग एंड हेयर कोटिंग है पॉलीसेकेराइड की, ठीक है। अब ये कोटिंग जो है ना, वो सिर्फ ऐसी नहीं कि कवर कर दिया, स्मूथ एंड शाइनी दिख रहा है तो सही है, ठीक है। सिर्फ स्मूथ एंड शाइनी दिखाने के लिए कॉलोनी नहीं होता है, इस कॉलोनी का अपना खुद का सिग्निफिकेंस है, और ये सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कवरिंग करते हैं, ये जो कवरिंग है ना, ये कवरिंग इस बैक्टीरिया को वायरुलेंट और नॉन वायरुलेंट बनाने के काम आती है। अगर कवरिंग है तो ये बैक्टीरिया वायरुलेंट होगा, ठीक है। और अगर कवरिंग नहीं है, जैसे कि आर स्ट्रेन में, तो ये बैक्टीरिया नॉन वायरुलेंट होता है। अब वायरुलेंट का मतलब क्या होता है? वायरुलेंट का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग एबिलिटी। आप डिजीज कॉज कर सकते हो तो यू आर वायरुलेंट, आप अगर डिजीज कॉज नहीं कर सकते तो यू आर नॉन वायरुलेंट। ये जो बैक्टीरिया है, जो कवर्ड है, कवरिंग है जिसमें, हम ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं वायरुलेंट बैक्टीरिया। डिजीज कॉजिंग एबिलिटी होती है इसमें, डिजीज कॉजिंग एबिलिटी, ठीक है। एंड नॉन वायरुलेंट जो बैक्टीरिया है, ये डिजीज कॉज नहीं करेगा, डू नॉट कॉज डिजीज, ठीक है। समझ में आ गया? अब कैसे कोई बैक्टीरिया कवरिंग कर देने से
सिर्फ हम किसी चीज को कवर कर दे रहे हैं तो वो डिजीज कॉज करेगा, और कवर नहीं कर रहे हैं तो डिजीज कॉज नहीं करेगा। ऐसे मतलब क्या कवरिंग से ऐसा क्या डिफरेंस आ जा रहा है बैक्टीरिया में? ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है ना, यही डिफरेंस इस एक्सपेरिमेंट का बेसिस है, बेसिस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, बेसिस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसको आपको बहुत अच्छे से समझना होगा इस चीज़ को। अगर आप ये समझ जाते हैं ना तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो ये जो कवरिंग है, नॉन कवरिंग है, वायरुलेंट नॉन वायरुलेंट, ये डिपेंड करता है और ये बेस्ड है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पे। शॉकिंग, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कहाँ से आ गया अचानक से, है ना? ये तो इम्यूनोलॉजी में पढ़ना है, अभी कहाँ से आ गया? तो जरूरी नहीं है कि जो जिस चैप्टर में है वही पढ़ेंगे, उसका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं और दूसरी जगह भी यूज होता है प्रैक्टिकल टर्म्स में। सो जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का जो बेसिस है वो है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। अब कैसे, आप ध्यान से देखना। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन एक फॉरेन सब्सटेंस है, और जिसके खिलाफ हमारे बॉडी में, जिसके अगेंस्ट हमारे बॉडी में क्या बनता है? एंटीबॉडी बनता है, सो दैट हमारा एंटीबॉडी उस एंटीजन से लड़े, उसको फाइट करे और उसको डिस्ट्रॉय कर दे, और हमारा बॉडी जो है वो उसमें वो एंटीजन कोई भी प्रॉब्लम कॉज ना कर सके। यही काम है एंटीजन एंटीबॉडी का, रिएक्शन के, है ना? तो एंटीजन से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनता है, वो बनाता कौन है? इम्यून सेल्स। इम्यून सेल्स को एंटीबॉडी बनाने के लिए इट इज नेसेसरी कि इम्यून सेल्स उस एंटीजन से इंटरेक्ट करें, उसको देखे, उसको ऑब्जर्व करें, ठीक है। अगर वो इम्यून सेल्स उससे इंटरेक्ट नहीं करता है तो एंटीबॉडी नहीं बनेगा। ध्यान से सुनना, अगर एंटीजन जो है वो इस शेप का है, ठीक है, तो इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनेगा वो इस शेप का बनेगा, ताकि ये कॉम्प्लेक्स बना सके। आप देख रहे हो यहाँ पे, और इसको डिस्ट्रॉय कर सके, ठीक है। अब अगर एंटीजन आपका इस शेप का होगा तो एंटीबॉडी जो बनेगा वो इस शेप का बनेगा, ताकि एंटीजन उसमें फिट हो सके और उसको डिस्ट्रॉय कर सके। समझ में आया? अगर एंटीजन जो है वो इस शेप का है तो एंटीबॉडी जो बनेगा वो इस शेप का बनेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ये रेड होगा, ठीक है। समझ में आया आपको कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कैसे इंटरेक्ट करता है? अभी जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है, अभी मैंने आपको बताया कि इट इज इट नेसेसरी फॉर द इम्यून सेल्स टू इंटरेक्ट विद एंटीजन। अगर वो एंटीजन को देखेगा ही नहीं तो एंटीबॉडी नहीं बनेगा। अब वापस आ जाओ इस वाले पॉइंट पे, कवरिंग वाले पॉइंट पे। हमने अगर किसी चीज को कवर कर दिया है, मतलब उसको छुपा दिया है, तो क्या इम्यून सेल्स या कोई भी चीज उसको देख पाएगा? आई एम सो सॉरी मैंने बताया था कि मुझे सर्दी है थोड़ा सा। ओके, सो वापस आते हैं। अगर हम किसी बैक्टीरिया को कवर कर दे रहे हैं, इसका मतलब है कि हम उसको छुपा दे रहे हैं। छुपा देने से इम्यून सेल्स उसको अब देख नहीं पाएगा, और जब देख नहीं पाएगा, उससे इंटरेक्ट नहीं करेगा, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनेगा। तो जब एंटीबॉडी नहीं बनेगा उसके अगेंस्ट, तो वो बैक्टीरिया बॉडी सर्कुलेशन में घूमेगा और डिजीज कॉज करेगा, ठीक है। और अगर कवरिंग नहीं है तो इम्यून सेल्स उसको देखेगा, उससे इंटरेक्ट करेगा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा, और जब एंटीबॉडी बन जाएगा तो वो एंटीजन को, जो कि बैक्टीरिया है, फॉरेन सब्सटेंस, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो जब बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो वो हमारे बॉडी में या फिर वो किसी भी लिविंग बींग्स के बॉडी में नहीं रहेगा, तो डिजीज कॉज नहीं करेगा। तो समझ में आया ये कवरिंग जो है वो कैसे रिलेटेड है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? इस कवरिंग होने की वजह से ही ये बैक्टीरिया जो है वो वायरुलेंट बना है। तो ये जो पॉइंट है ना, कवरिंग
कोटिंग, वायरुलेंट, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ये सब रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है। कवरिंग है इसलिए वायरुलेंट है, ठीक है। वायरुलेंट क्यों है? क्योंकि इसका बेसिस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पे है। अगर कवर कर दिया है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनेगा, और जब एंटीबॉडी नहीं बनेगा तो ये बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए ये वायरुलेंट है। समझ में आया? ये वायरुलेंट है इसलिए कोटिंग नहीं है, ये कोटिंग है इसकी बैक्टीरिया पे, इसीलिए ये वायरुलेंट है, ठीक है। समझ में आया? आई होप आई एम क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अभी। तो बेसिस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्लियर है। अब हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट आखिर था क्या उनका, ठीक है। एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ मैं। सेट फर्स्ट, जिसमें हमने लाइव यूज किया, लाइव बैक्टीरिया, आर स्ट्रेन लाइव है। अब बैक्टीरिया क्यों यूज किया है, तो हमें एक लिविंग बीइंग भी चाहिए इसके देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए। तो लिविंग बीइंग लेबोरेटरी में हम किस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं? माइस पे करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे भी एक माइस ही यूज हुआ है। आर स्ट्रेन लाइव बैक्टीरिया, या आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जिसपे कवरिंग नहीं थी, ये है आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। इस पे कवरिंग नहीं है, ये वायरुलेंट नहीं है, इसका मतलब ये कि ये डिजीज कॉज नहीं करेगा, है ना। तो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को हमने इंजेक्ट किया, इंजेक्ट इनटू माइस। तो माइस क्या नॉन वायरुलेंट है, इसका मतलब डिजीज कॉज नहीं कर रहा है, तो माइस जिंदा रहेगा या मर जाएगा? माइस विल लीव ना, माइस लाइव, ओके। नेक्स्ट एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को लिया, ये भी लाइव ही था। इसको भी इंजेक्ट किया, इंजेक्ट इनटू माइस। अब एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो कि कवर्ड था, यहाँ देखो ध्यान से, कवर्ड था, कोटिंग थी इस पे, वायरुलेंट था, इसका मतलब डिजीज कॉज कर सकता है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनेगा, है ना। तो ये माइस को क्या करेगा? मार देगा, माइस डाई। समझ में आया? नेक्स्ट सेट जो है वो है सेट 2, इसमें हमने हीट किल्ड यूज किया है, हीट किल्ड बैक्टीरिया। हीट किल्ड का मतलब क्या होता है? ओके, सो सेट 2 में हमने हीट किल्ड बैक्टीरिया को यूज किया है। हीट किल्ड मतलब होता है कि कोई बैक्टीरिया है, फॉर एग्जांपल जस्ट वेट फॉर सेकंड, या दिस इज अ बैक्टीरिया जिस पे कवरिंग है, ये रही कवरिंग। अगर हम इसको हीट किल्ड कर रहे हैं, हीट किल्ड कर रहे हैं, तो ये जो बैक्टीरिया है इसकी कवरिंग खत्म हो जाएगी, ये बैक्टीरिया अपने कवरिंग को लूज कर देगा, ये सिर्फ ऐसा हो जाएगा। समझ में आया? तो ये होता है हीट किल्ड का मतलब। अब हीट किल्ड में हमने सबसे पहले यूज किया एसिस्टेंट को, एसिस्टेंट को हीट किल्ड यूज किया, और इसको इंजेक्ट किया, इंजेक्ट इनटू माइस, माइस में इंजेक्ट किया, ठीक है। अब माइस में इंजेक्ट करने के बाद अब अगर हमने क्या किया, एसिस्टेंट को हीट किल कर दिया, इसका मतलब ये कि इसकी कवरिंग खत्म हो गई। कवरिंग खत्म होने के बाद अब ये एंटीजन अगर किसी भी बॉडी में डालेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, तो क्या इम्यून सेल इसको देख सकता है? हाँ देख सकता है। एंटीबॉडी बनाएगा? हाँ एंटीबॉडी बनाएगा, तो इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। इसका मतलब ये है कि कवरिंग खत्म होने की वजह से अब ये बैक्टीरिया जो है वो डिजीज कॉज नहीं कर सकता है। तो अगर हम इसको माइस में डालेंगे तो माइस मरेगा या जिंदा रहेगा? माइस जिंदा रहेगा, है ना, माइस विल लाइव, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड सेट, सेट नंबर 3, सेट 3, इसमें हम कंबाइन यूज कर रहे हैं, हीट किल एसिस्टेंट को यूज करेंगे,
प्लस लाइव बैक्टीरिया यूज करेंगे आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन लिया जो कि हीट किल्ड था, प्लस और आर स्ट्रेन लिया जो कि लाइव बैक्टीरिया है। ठीक है, इसको इंजेक्ट किया माइस में, इंजेक्ट इनटू माइस। तो अभी बताओ माइस जिंदा रहेगा या मर जाएगा? देखते हैं। आर स्ट्रेन अगर लाइव यूज कर रहे थे, यहाँ पर आर स्ट्रेन लाइव यूज कर रहे थे तो माइस जो था वो जिंदा था। ठीक है, फिर एस स्ट्रेन हीट किल्ड यूज कर रहे थे तभी माइस जिंदा था। तो अगर दोनों को कंबाइन करके डालेंगे तो माइस जिंदा रहना चाहिए, है ना? तो माइस जिंदा था? नहीं, माइस मर गया, माइस इज डेड, माइस डाई। समझ में आया? अब नाउ दिस इज शॉकिंग, है ना? उस वक्त ये बहुत शॉकिंग था, ग्रिफिथ को भी समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया। जब हम असिस्टेंट हीट किल डाल रहे थे तो माइस जो था वो मर गया। आर स्ट्रेन लाइव डाल रहे थे, सॉरी सॉरी असिस्टेंट जब हीट किल डाल रहे थे तो माइस जो था वो जिंदा था। आर स्ट्रेन जब लाइव डाल रहे थे तब भी माइस जिंदा था। लेकिन जब दोनों को कंबाइन करके डाले तो होना ये चाहिए था कि माइस जिंदा रहता, लेकिन माइस मर गया। ये फर्स्ट शॉकिंग। दूसरा ये कि उनके उस माइस के ब्लड से जो बैक्टीरिया उन्होंने निकाला, वो एक्सट्रैक्ट किया, वो बैक्टीरिया एस स्ट्रेन लाइव था। एस स्ट्रेन लाइव बैक्टीरिया एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ब्लड। वो जो मरा हुआ चूहा था, मरा हुआ माइस था, उसके ब्लड से एस स्ट्रेन लाइव बैक्टीरिया निकला। ये कैसे, हाउ, मतलब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हमने असिस्टेंट तो हीट किल डाला था, तो फिर ये असिस्टेंट लाइफ कैसे हो गया? ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था उनके लिए भी और हम सब के लिए भी। आप खुद सोचो ना, आपने तो असिस्टेंट लाइफ डाला ही नहीं, फिर असिस्टेंट लाइफ कैसे आ गया? तो उनका जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि ऑब्जर्व कि जो ब्लड है उस ब्लड में असिस्टेंट लाइफ बैक्टीरिया मिला। और उनका जो कंक्लूजन था, कंक्लूजन ये था कि जो हीट किल असिस्टेंट बैक्टीरिया है वो somehow it transferred the R-stem बैक्टीरिया। मतलब असिस्टेंट बैक्टीरिया जो है वो पता नहीं कैसे, लेकिन R-stem बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है, बदल दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये कि सम, मतलब वो ये कहना चाहते थे कि सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है हीट किल असिस्टेंट को। ठीक है, और ये जो हीट किल असिस्टेंट है ये आर स्ट्रेन को हेल्प कर रहा है कवरिंग बनाने में। मतलब, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम द हीट किल असिस्टेंट बैक्टीरिया से कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है वो ट्रांसफर हो रहा है आर स्ट्रेन में। और आर स्ट्रेन जो है नाउ इट इनेबल्स द आर स्ट्रेन टू सिंथेसाइज स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट। ठीक है, और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को इनेबल कर रहा है कि वो एक स्मूथ पॉलीसेकेराइड की कोटिंग कर ले अपने चारों तरफ और वायलेंट हो जाए। इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट मैं करके बताती हूँ आपको। ये एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है और ये हीट किल्ड है, हीट किल्ड बैक्टीरिया है एस स्ट्रेन। ठीक है, उनका कहना ये था कि इस हीट किल्ड एसिस्टेंट बैक्टीरिया से कुछ निकल रहा है बाहर, जिसको हमने नाम दिया है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, और ये जो कुछ है ना ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये हमारे आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, ये आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है, इसको ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है, इस आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है और इनेबल कर रहा है इस आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को कि ये बैक्टीरिया जो है वो अपने ऊपर एक कवरिंग बना ले, एक कोटिंग कर ले।
और जैसे ही कोटिंग हो जाएगा तो ये बैक्टीरिया बन जाएगा एस स्ट्रेन लाइव बैक्टीरिया, क्योंकि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया क्या था, कवर्ड बैक्टीरिया था। अब अगर कवरिंग हो गई है तो ये एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है, अभी जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही है जेनेटिक मटेरियल। क्योंकि जेनेटिक मटेरियल के पास ही इंफॉर्मेशन होता है कि वो किसी के मॉर्फोलॉजी को चेंज कर सके। आप जैसे दिखते हो वो इसलिए दिखते हो क्योंकि आपके जीन में वो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। तो एसिस्टेंट बैक्टीरिया जो कवरिंग बना रहा था अपने चारों तरफ, उसका इंफॉर्मेशन उसके जीन में प्रेजेंट था। अब वो जीन जो है वो एसिस्टेंट बैक्टीरिया से ट्रांसफर हो गया आर स्टेम बैक्टीरिया में, और आर स्टेम बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म करके उसके ऊपर की कवरिंग बना दे रहा है, और वो आर स्टेम बैक्टीरिया एसिस्टेंट बैक्टीरिया बन गया। समझ में आया पूरा एक्सपेरिमेंट आपको? आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने अपना बेस्ट दिया आपको समझाने के लिए। कोई डाउट है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, अब ये सारा हमने डिस्कस कर लिया, कुछ डिमेरिट भी डिस्कस करते हैं। डिमेरिट भी तो होना चाहिए कुछ। तो डिमेरिट क्या था इनका एक्सपेरिमेंट का, कि सब कुछ कर लिया, एक्सपेरिमेंट कर लिया, बता भी दिया कि ठीक है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन जो बात था वो तो बात आपने बताया ही नहीं। हम द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल देख रहे थे कि आखिर किस बायोमोलिक्यूल्स का, किस मॉलिक्यूल्स का बना है, लेकिन ग्रिफिथ ने तो ये बताया ही नहीं कि किस मॉलिक्यूल का बना है। इन्होंने ये बताया कि हाँ ठीक है कुछ है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, जो कि मेंडल ने बोला था। यहाँ उन्होंने बोला कि ये एक बैक्टीरिया से निकल के दूसरे बैक्टीरिया में जा रहा है, और वो उसकी कवरिंग कर दे रहा है, ट्रांस को बदल दे रहा है। ये जो पावर होती है ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल में ही होती है, आई अंडरस्टैंड। बट वो जेनेटिक मटेरियल क्या था यही तो बताना था, वो ये नहीं बता पाए। ठीक है, तो डिमेरिट है कि ही वाज नॉट एबल टू डिफाइन द बायोकेमिकल नेचर, नॉट एबल टू डिफाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ genetic material. Am I clear now? आपको आई होप एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका बेसिस क्या था, एक्सपेरिमेंट एक्चुअल एक्सपेरिमेंट क्या था, कंक्लूजन क्या था, और डिमेरिट क्या है। ठीक है, अभी जो काम इन्होंने नहीं किया वो काम इसके आगे आने वाले साइंटिस्ट करेंगे, बायोकेमिकल नेचर को डिफाइन करेंगे कि क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो ओके, थैंक यू देन।